नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी तारीख की बात करने वाले हैं जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 26/11 मुंबई पर हुए वो आतंकी हमले, वो 60 घंटे की घेराबंदी। इस पूरे विश्लेषण में हम समझेंगे कि ये हमले आखिर हुए कैसे, इनके पीछे किसका दिमाग था और कैसे हमारे कमांडोज ने इस आतंक का सामना किया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई शहर अपनी ही धुन में मगन था। सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी। लोग काम से घर लौट रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि समंदर के रास्ते मौत शहर में दाखिल हो चुकी है और कुछ ही घंटों में ये शहर एक ऐसी तबाही देखने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और फिर ठीक रात 9:21 पर वो खामोशी टूटी। 10 आतंकवादी जो नाव से शहर में घुसे थे अलग अलग ग्रुप्स में बट गए और फिर एक साथ लगभग एक ही समय पर मुंबई की सबसे जानी मानी जगहों पर हमला बोल दिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, एक के बाद एक। ऐसा लगा मानो पूरे शहर को एक साथ घेर लिया गया हो। सबसे दहला देने वाला मंजर था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। अजमल कसाब और इस्माइल खां, ये दो आतंकवादी पैसेंजर हॉल में घुसे और बिना कुछ सोचे समझे AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन इसी खौफ के बीच एक हीरो भी सामने आया, रेलवे अनाउंसर विष्णु दत्ताराम, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को पिछले गेट से निकलने के लिए कहा। उनकी वजह से कई जानें बचीं, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 घंटे में 58 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। और ये तो सिर्फ एक जगह की कहानी थी। ठीक उसी वक्त दूसरे आतंकवादी लियोपोल्ड कैफे, ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में भी यही कहर बरपा रहे थे। ये एक सोचा समझा कोऑर्डिनेटेड हमला था। इसका मकसद ही यही था कि शहर में हर तरफ दहशत फैलाई जाए ताकि पुलिस और प्रशासन कुछ समझ ही ना पाए कि आखिर हो क्या रहा है। पर सवाल यह है कि इतने बड़े हमले की प्लानिंग की किसने? यही कहानी में एंट्री होती है डेविड कोलमैन हेडली की। असल में वो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट का बेटा था, दाऊद सईद गिलानी। उसने अपनी अमेरिकी मां का नाम इस्तेमाल करके एक नई पहचान बनाई। उसका विदेशी चेहरा और अमेरिकी पासपोर्ट उसे इस काम के लिए परफेक्ट बनाता था। वो कई बार मुंबई आया, उसने सारी जगहों की रेकी की और किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। और जिन 10 आतंकवादियों को भेजा गया था उन्हें जीता जागता हथियार बनाकर भेजा गया था। पहले गरीब युवा लड़कों को भर्ती करके उनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर उन्हें बेहद क्रूर फिजिकल और हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, यहां तक कि उन्हें मुंबई में घुलने मिलने के लिए थोड़ी बहुत मराठी और मॉडर्न कपड़े भी दिए गए। और आखिर में उन्होंने समंदर में एक भारतीय नाव कुबेर को हाईजैक किया, उसके कैप्टन को मार दिया और उसी नाव से मुंबई के तट पर उतरे। जब मुंबई पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो उनका सामना ऐसे हथियारों से हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। आतंकवादियों ने घात लगाकर एक हमला किया जिसमें ATS चीफ हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई टॉप अफसर शहीद हो गए। ये मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी हमले में हेड कांस्टेबल अरुण जाधव गोलियां लगने के बावजूद मरने का नाटक करके बच गए और बाद में उनकी गवाही इस केस के लिए बहुत अहम साबित हुई। और फिर वो हुआ जो बहादुरी की एक अमर मिसाल बन गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले, उन्होंने निहत्थे होकर अजमल कसाब की AK-47 की बैरल पकड़ ली। कसाब ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, पर उन्होंने राइफल नहीं छोड़ी जब तक उनके साथियों ने कसाब को जिंदा पकड़ नहीं लिया। उनकी इस कुर्बानी की वजह से ही इस हमले का इकलौता आतंकवादी जिंदा पकड़ा जा सका। तुकाराम ओम्बले जैसे हीरोज की कहानियां हमें हिम्मत और बलिदान का असली मतलब सिखाती हैं। अगर ये जानकारी और ये विश्लेषण आपको जरूरी लग रहा है और आप ऐसी ही और घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रस्तुति को लाइक कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत हिम्मत देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। अब वक्त था पलटवार का। जैसे ही दिल्ली में हमले की गंभीरता का पता चला, भारत के सबसे एलीट कमांडोज यानी मार्कोज और NSG को मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। शुरू हो रहा था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडोज के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। दुश्मन एक जगह नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर फैला हुआ था। ताज होटल में 4 आतंकवादी थे, ओबेरॉय ट्राइडेंट में 2 और नरीमन हाउस में 2। और इन सभी जगहों पर सैकड़ों बेगुनाह लोग बंधक बनाए हुए थे। हर एक जान कीमती थी। ओबेरॉय होटल में NSG ने एक शानदार रणनीति अपनाई।
कुछ कमांडोज ने होटल के अंदर से मोर्चा संभाला तो वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर्स ने पास की बिल्डिंग से कवर फायर दिया। इस दो तरफा हमले से आतंकवादी पूरी तरह घिर गए और दोनों को मार गिराया गया। यहां से 32 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन नरीमन हाउस का केस थोड़ा और मुश्किल था। ये एक यहूदी सेंटर था और यहां घुसने के लिए कमांडोज को हेलीकॉप्टर से सीधे छत पर उतरना पड़ा। और यहीं एक बड़ी गलती हुई। न्यूज़ चैनल्स पर चल रही लाइव कवरेज की वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के हैंडलर्स को कमांडोज की हर एक मूवमेंट की खबर मिल रही थी। इस मुश्किल ऑपरेशन में कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। अब बात करते हैं ताज होटल की और एक ऐसे हीरो की जिन्हें देश आज भी सलाम करता है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। जब उनका एक साथी घायल हो गया तो उसे बचाने के लिए वो अकेले ही 4 आतंकवादियों से भिड़ गए। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। उन्होंने अपने साथी की जान तो बचा ली पर खुद देश के लिए शहीद हो गए। ताज होटल में ये लड़ाई सबसे लंबी चली। कमांडोज ने एक एक फ्लोर, एक एक कमरा खाली करवाना शुरू किया। आखिरकार आखिरी बचे हुए आतंकवादियों को होटल के एक रेस्टोरेंट में घेर लिया गया। 29 नवंबर की सुबह एक जबरदस्त मुठभेड़ के बाद आखिरी आतंकवादी भी मारा गया और इसी के साथ 60 घंटों से चल रहा ये आतंक का खेल खत्म हुआ। ऑपरेशन तो खत्म हो गया पर इन हमलों ने भारत पर एक ऐसा जख्म छोड़ा था जो आज भी भर नहीं पाया है। इन हमलों ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। 60 घंटों के इस आतंक में 166 बेगुनाह लोगों और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां थीं जो उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस हमले ने सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की कई बड़ी कमियों को उजागर किया। इसके बाद कई बड़े और जरूरी बदलाव किए गए। आतंक से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक सेंट्रल एजेंसी बनाई गई, NIA। देश के बड़े शहरों में NSG के नए हब बनाए गए ताकि कमांडोज तेजी से पहुंच सकें। और सबसे जरूरी, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी यानी तटीय सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत किया गया। तो उस अकेले आतंकवादी का क्या हुआ जो जिंदा पकड़ा गया था? अजमल कसाब। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके कबूलनामे ने ही दुनिया के सामने इस हमले की पूरी साजिश और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन का पक्का सबूत दिया। पूरी कानूनी कार्रवाई के बाद 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई। तो आखिर में एक सवाल बचता है। 26/11 हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी थी, इसमें कोई शक नहीं। तो वो कौन से सबसे जरूरी सबक हैं जो हमें इस हमले से सीखने चाहिए और कभी नहीं भूलने चाहिए ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो? इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं? वो कौन से सबक हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने और इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल पर और भी ऐसे ही वीडियोस हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।